नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक मेहता। हम आज बातचीत कर रहे हैं आनंद बाजार पत्रिका में काम किया जिन्होंने, उससे शुरुआत की, उसके बाद स्टेट्समैन में रहे, हिंदुस्तान टाइम्स में संपादक रहे, इंडियन एक्सप्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर रहे और पत्रकारिता की आज़ादी के लिए जिन्होंने बड़ी लड़ाई भी लड़ी। बातचीत कर रहे हैं हिरण्यमय कालेकर से। कालेकर जी, हम शुरू करें आनंद बाजार पत्रिका में जब आपने एज ए रिपोर्टर शुरू किया। एक ऐसा युग था जिस समय चाहे 62 का युद्ध हो चुका था, भारत की दशा और बंगाल की दशा भी जैसी थी, उस समय एक चुनौती किस तरह की पत्रकारिता की थी व्हेन यू स्टार्टेड एज ए रिपोर्टर? देखिए, मैं तो 63 में शुरू किया। उस टाइम आनंद बाजार पत्रिका ने मुझे नौकरी दिया बुला के। चुनौती क्या था? चुनौती उस टाइम तो दबाव का सवाल नहीं था, ना अखबार का मालिक से ना सरकार से। उसमें चुनौती था ये, कैसे आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को स्वरूप दे। उस टाइम ये बिल्कुल नया था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को शुरुआत करना। दूसरा चीज़ जो हम लोग प्रयास किया, चिंताशील पत्रकारिता। पत्रकारिता के दुनिया में लिखाई पढ़ाई का चालू करना, उसका बारे सोचना, टू थिंक एंड राइट। और बांग्ला में भी, चूँकि आपने बांग्ला से शुरुआत की, फिर हिंदुस्तान स्टैंडर्ड भी उन्हीं का अखबार था। देखिए, बांग्ला इज़ माय फर्स्ट लैंग्वेज। ये मेरा अपनी मातृभाषा है। मेरा गर्व ये है कि मैं अंग्रेज़ी से अच्छा बांग्ला लिखता हूँ। तो उसीलिए बांग्ला में जब ने शुरू किया, मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे साथ जो थे, हमारे जो गुरु थे पत्रकारिता में, संतोष कुमार घोष, वो तो बहुत महत साहित्यकार थे। आनंद बाजार पत्रिका में जो काम करते, बांग्ला भाषा का जितने जाने माने लेखक वो आनंद बाजार में रहते थे। हाँ, तो यहाँ मैं सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जो कर सकता हूँ क्रिएटिव राइटिंग में, इनका लैंग्वेज में, इनका ऊपर मैं जा ही सकता हूँ। मैं विश्लेषण में कोशिश कर सकता हूँ। सो फ्रॉम द बिगिनिंग इट आई फोकस्ड ऑन इंफॉर्मेटिव एनालिटिकल राइटिंग। तो इसीलिए, और एक चीज़ मुझे बताना चाहिए था इधर, ये आनंद बाजार पत्रिका एक गोष्ठी का साथ मेरा परिचय करवा दिया था। एक सज्जन निरंजन हलदार बोल के वहाँ का असिस्टेंट एडिटर थे। मैं जो पत्रकारिता में आया, बाद में जो कुछ हुआ, वो निरंजन जी जो परिचय करवा दिया था आनंद बाजार गोष्ठी के साथ, उसी का नाते से हुआ। तो उसका शरण मुझे पहले ही लेना चाहिए। और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड भी उसी समय उन्हीं का आनंद बाजार का था जी। और वहाँ अगेन मैं जब आनंद बाजार में ज्वाइन किया स्टाफ रिपोर्टर, यहाँ सरोज आचार्य साहब थे, बहुत बड़े पंडित थे, महान व्यक्ति थे। उस टाइम इसी लोग संपादक होते थे, वो जॉइंट एडिटर थे आनंद बाजार का। तो सरोज आचार्य ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक टाइम एडिटोरियल लिखना देखते थे, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड में। हाँ, तो मुझे कहा तुम एडिटोरियल लिखना शुरू करो। अच्छा। और मैंने एडिटोरियल लिखना शुरू किया। उस टाइम मेरा उम्र था 25 भी पूरा नहीं हुआ, और वो जो मुझे मौका दिया था, बहुत बड़े बड़े फर्स्ट एडिटोरियल मुझे लिखने दिए। बस तुम लिखो। और उसके बाद 65 साल में 1 अगस्त से जब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का असिस्टेंट एडिटर बना, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का असिस्टेंट एडिटर बना, तब उसका पीछे भी सरोज बाबू का रिकमेंडेशन बहुत काम किया। बोला मैं इस लड़का का एडिटोरियल देखा, इस एडिटोरियल में जैसे है इसको असिस्टेंट एडिटर बनना चाहिए। और उसी आधार पे अशोक बाबू जैसे मालिक मैं बहुत कम देखा हूँ, ऐसे सज्जन और इतने अपने जो काम करते थे उसके लिए कितना किया। देखिए, आनंद बाजार के एक बॉम्ब अटैक पर 3 कर्मी का मृत्यु हो गया। अशोक बाबू ने क्या किया, जिसका जितना दिन नौकरी में टाइम बाकी था, उनका परिवार को कहा आप चिंता मत करो, उतना दिन अपने उनके मौत का टाइम में जो तनख्वाह मिल रहा था, आपके घर में ये तनख्वाह पहुंच जाएगा। किसी का 14 साल नौकरी बाकी था, किसी का 21 साल, किसी का 7 साल, ऐसा कुछ था। रेगुलरली इस समय तक उसका परिवार को पैसा मिला, हर महीना में तनख्वाह मिला। ये मैनेजमेंट से ज़्यादा एडिटर का पावर होता था उस समय। एडिटर का पावर, अशोक बाबू खुद एडिटर थे। लेकिन मालिक तो अभी सरकार ही थे। हाँ, अशोक बाबू अशोक सरकार मालिक थे। अच्छा। अभिक का पिताजी। अच्छा, अभिक का पिताजी। तो वो संपादक भी थे और मालिक भी थे। लेकिन जो ट्रेडिशन सेट किया, वो ट्रेडिशन एकदम
वो ट्रेडिशन आज फॉलोअर दूसरा अखबार, अभी तो आनंद बाजार में वो ट्रेडिशन चल रहा है, मालिक इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, अशोक बाबू तो करते ही नहीं। अभी मैं जितना तक जानता हूँ नहीं करता, लेकिन मैं तो अभी तो बहुत साल कोई प्रत्यक्ष लेकिन अभिज्ञता आप नहीं आनंद बाजार से सीधे फिर स्टेट्समैन हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, आनंद बाजार से स्टैंडर्ड, हाँ। प्रमोशन मिला, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड वही गोष्ठी का अंग्रेजी अखबार, अच्छा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड से स्टेट्समैन गया। हाँ, एक चीज़ बताना, संतोष बाबू ने मुझे कहा हार्वर्ड में नीमैन फाउंडेशन, उसका नीमैन फेलोशिप के लिए अप्लाई करना। मैंने अप्लाई किया, 6-7 साल में नीमैन फेलोशिप मिल गया। 6-7 से जुलाई 7 तक मैं हार्वर्ड में था, 6-7 सितंबर से जुलाई 7, और फिर वापस आके मैं हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ज्वाइन किया। इसी में संतोष घोष अगर मुझे नहीं बताते तो मैं जानकारी नहीं था ये फेलोशिप है मैं अप्लाई भी नहीं करता था। तो इस गोष्ठी मेरे लिए जो किया वो मेरे लिए कभी भूलना, मैं ये भूल मैं नहीं सकता। लेकिन उसके बाद स्टेट्समैन मैंने एक चैलेंज के रूप में आप गए कि जो कि अंग्रेजी का बड़ा अखबार वहाँ था कलकत्ता ऐसा का। है, उस टाइम अंग्रेजी, अगर आप अंग्रेजी पत्रकारिता में जाता चाहते तो स्टेट्समैन ही था, भारत के सबसे बड़ा अखबार था। और ये नहीं, स्टेट्समैन से ऑफर आया, स्टेट्समैन से ऑफर आया तुम इधर आ जाओ। तो मैंने बहुत सोचा। उस टाइम मैं आई गॉट एंगेज टू बी मैरिड दिसंबर 1968। इसका ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो स्टेट्समैन का पे स्केल का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा था। स्टेट्समैन उस टाइम असिस्टेंट एडिटर जिस पद में मैं ज्वाइन किया, उनका तो सैलरी का छोड़ दीजिए 37% डीए मिलता, उसके बाद कंप्लीट मेडिकल बेनिफिट, सेल्फ वाइफ एंड अप टू चिल्ड्रन, कोई लिमिट नहीं है, लीव ट्रैवल सब्सिडी मिलता, जो एनी एयरफेयर टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड बैक। तो ब्रिटिश ट्रेडिशन वाला अखबार था, ब्रिटिश ट्रेडिशन। और जो पर्क्स जो मिलता था, एनरियल कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का पार्क, असिस्टेंट एडिटर लोग को मिलता था, सीनियर असिस्टेंट लोग को। तो फिर मैंने ज्वाइन किया थोड़ा। तो वहाँ भी एडिटोरियल लिखने का काम या अपना 8 पेज पर पहले जब शुरू किया तब मेरा काम था, पहले जो शुरू किया था एडिट लिखने का काम था। जो मुझे जो कहा गया है, आप पेपर के साथ परिचित हो जाइए, जैसे लेटेस्ट टू द एडिटर देखिए, उसके बाद आप ओवरसीज एडिशन देखिए, उसके बाद आप एडिटोरियल पेज देखिए, और उसके साथ एडिटोरियल तो लिखता था। तो ये जो एक साइंटिफिक मेथड में हर इलाका मुझे घुमा के फिर कलकत्ता में एडिटोरियल पेज का ऊपर छोड़ दिया, एडिटोरियल पेज एडिटर। लेकिन ये एक बड़ा ऐसा फेज था जिस समय नक्सलवादी एक्टिविटी बहुत बढ़ रही थी, पॉलिटिक्स, कांग्रेस में भी एक तरह से विभाजन की स्थिति कांग्रेस की हुई, इंदिरा गांधी का इमर्ज 71 वार हुई। तो उस समय जो स्टेट्समैन में आपका रोल था, मैंने आप ह्यूमन राइट पर लिखते थे, एक तरफ देखिए आपस में लोग लड़ रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज के लोग मैंने नक्सलवादी कम्युनिस्टों से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और सरकार भी लड़ रही है एक तरह से। देखिए एक चीज़, एक तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया था। अच्छा। और उस टाइम छात्र परिषद कांग्रेस का स्टूडेंट विंग से उसका होके पॉलिटिक्स किया था। तो इस टाइम पर जो हुआ वो कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस, स्टूडेंट छात्र परिषद को जितने लीडर्स थे उसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, और सीपीएम को भी जानते थे। तो क्या किया जाए, तो मैंने एक चीज़ का बाद एकदम बिल्कुल कोई मेरा दुविधा नहीं था, पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर आप पत्रकारिता किया तो पत्रकारिता किया, राजनीति किया तो राजनीति किया। तो इसीलिए जो मैं सबको जानते थे, लेकिन किसी को पक्ष में लेना मुश्किल था। तो मैं जो किया था, 3-4 बेसिक इशू के ऊपर लिखते थे, जैसे ह्यूमन राइट्स, ये नहीं होना चाहिए, लोग को बिना विचार से गोली करके मारना नहीं चाहिए, जैसे गुंडागर्दी का खिलाफ, ये आपस में लड़ाई झगड़ा का कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई अखबार कोई गलत काम करते थे तो हम सीधा बता देते, कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत काम करते थे तो हम सीधा बताते थे ये गलत काम है, पुलिस को बारे भी कर देते हैं। तो उसी लिए थोड़ा तो मेरा खतरा था। तो इस तरह से वहाँ तो बड़ी पुलिस बड़ी जैसा मानी जाती थी कि बहुत गुस्सा हुई होगी आपके लिखने पर। मेरे लिए पुलिस तो थोड़ा गुस्सा तो था,
कोई इंसिडेंट ऐसा है जिस समय आपको पुलिस ने आपको डराने की कोशिश की हो? 21 अगस्त 1971 मेरी बीवी दिल्ली में आई थी उस टाइम, उनका एमफिल का इंटरव्यू, रात 2:15 मैं लवलॉक प्लेस बोल के एक इलाका में एक सेकंड फ्लोर फ्लैट में रहता था, और हमारे एंट्री था फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ एक ज़बरदस्त कोलेस्ट्रेबल गेट था और पूरा स्टेयर केस उसको प्रोटेक्शन दिया था अमेरिकन फेंसिंग, वो तोड़ना आसान नहीं। तो उस टाइम 2:15 बजे घंटी बज रहा था ना। एक तला में एक लड़का था जो मस्त लड़का था, कभी कभी थोड़ा जब मूड चढ़ जाता तब वापस आके किसका कॉलिंग बेल प्रेस करता वो उसको ख्याल नहीं रहता। तो मैं सोचा ये लड़का आया, थोड़ा आज उसका मस्ती हुआ है, वो मेरा कॉलिंग बेल प्रेस कर रहा है, छोड़ो समझ जाएगा। तो ऐसा चल रहा, अचानक जो घर में काम करती थी वो आके कहा साहब बहुत आदमी आ गए। तो मैं नीचे गया, आदमी खड़े थे सीरियस, थाना थे क्या आश्ची, दरवाजा खोलो, वी हैव कम फ्रॉम थाना, अब दरवाज़ा खोलिए। हाँ आपको क्या चाहिए? सर्च करना है, वारंट है? नहीं, इस धारा का मुताबिक हमें वारंट नहीं चाहिए। हाँ आपका आइडेंटिटी कार्ड? तो देखा वो कलकत्ता पुलिस का जो इनकाउंटर एक्सपर्ट था उसका। ओह माय गॉड। हाँ, तो मैंने सोचा ये तो क्यों आया है इधर, हमारा यहाँ तो सर्च करने कुछ नहीं है, मैं ना पॉलिटिक्स में हूँ कुछ में हूँ। तो उस टाइम चीफ सेक्रेटरी थे NC सेनगुप्ता साहब, आप जानते हैं रंजना सेनगुप्ता आपके साथ हिंदुस्तान टाइम्स में, रंजना सेनगुप्ता का पिताजी, उनका परिवार के साथ हमारा बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। जैसे वो हमारा जब कलकत्ता में उसी टाइम पर हर शनिचर मेरा वाइफ चली जाती है और मैं दफ्तर का बाद उसको ले आती है, इतना क्लोज। तो मैंने सोचा अगर ये सब होना चाहिए तो चीफ सेक्रेटरी, उस टाइम प्रेसिडेंट शुरू था, चीफ सेक्रेटरी मालिक था, उसको तो जानना चाहिए। तो मैंने फ़ोन किया, मिस्टर मोशाई आपके आदमी लोग आए हैं। हाँ मेरा कौन कौन, सो रहे थे ना, अचानक जगह पुलिस पुलिस कहाँ, हमारा मकान पहुंच गया। क्यों? तो मैंने बॉम्ब छोड़ दिया इनकाउंटर करने के लिए। हाँ किसको? अरे मालूम होता मुझे, नहीं तो क्यों आएगा, इनकाउंटर एक्सपर्ट क्यों आएगा, बुलाओ 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 बुलाओ। तो उस टाइम तो मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, लेकिन हैंडसेट हमारा लूज था, तो वो हैंडसेट उठा के कोलैप्सिबल गेट का पास लाया और उसका बोला बात कीजिए। किससे बात कर रहा है? बात देखिए ना, बात मैं किसी से नहीं डरता हूँ, हाँ कोई दबाव नहीं मानता हूँ। तो फिर उसको मैं दिया। अगर आप एक आदमी को देखा एवरेस्ट का ऊपर पड़ा खड़ा हुआ है, उसको कोई पकड़ के बे ऑफ बंगाल का किनारे पर फेंक दिया ऐसा, उसका शक्ल जैसा हो सकता था वो महान महोदय का शक्ल वैसा हो गया। सर नहीं नहीं सर नहीं 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 सर, ये हो नहीं सकता सर, हम लोग ऐसा काम नहीं करते सर, नहीं सर भरोसा कीजिए साहब। तो फ़ोन छोड़ दिया। सर मैं सर बन गया। आप सर को क्यों परेशान किया? अरे आपने मुझे आया है ऊपर भेजने के लिए, कुछ भी इनकाउंटर और कर मैं सोचा उनका तो जानना चाहिए। नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता साहब, थोड़ा फॉर रूटीन सेक आप देख लेता हूँ ना, देख लीजिए मेरा क्या है, मैंने तो देख लिया। तो उसके बाद कहा गलती हो गया सर। गलती नहीं भाई साहब, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं होते, अगर आपको ये जानकारी नहीं होती कि मैं स्टेट्समैन के असिस्टेंट एडिटर, अभी जानकारी हो गया, आप मुझे यहीं मार के मेरा लाश का हाथ में आपको रिवॉल्वर पकड़ा देते। नेक्स्ट डे तो शोर मच गया। उस पर फिर अखबार में भी कुछ अखबार में तो नहीं छापा। अच्छा, छापा मामला खत्म हो गया। और ये है उस टाइम मेरा फादर इन लॉ जिंदा थे, डैश गवर्नर, उसको हम लोग सब बहुत अच्छे जानते। वो इसका बाद एकदम शोर मचा। तो एडिटर साहब नानपुरिया, उसको मैं नेक्स्ट डे रिपोर्ट किया। नानपुरिया मुझे सलाह दिया, भाई देखो बहुत सावधानी से चलो, हाँ ये पुलिस लोग जो कुछ कर सकता है सावधानी से लो। नानपुरिया जी मेरा ख्याल डरना नहीं लड़ना है। एक असिस्टेंट एडिटर को घर में आकर धमकी दिया, वो हम मान गया तो क्या पत्रकारिता क्या होगा? आई एम गोइंग टू हिट बैक। तो बराबर लिखते रहे। हाँ बट उसमें तो प्रॉब्लम आ गया, एक मैं 2 साल मेरा कुछ लेख नहीं छपा। अच्छा, इस घटना के बाद? नहीं, बांग्लादेश का वॉर कवरेज के बाद
मतलब ये एडिटर या सरकार के कहने से कुछ रिपोर्ट नहीं, रुका सरकार के साथ कोई ताल्लुकात नहीं था, अच्छा, बोर्ड का साथ कुछ ताल्लुकात का नहीं था, ईरानी का साथ कुछ ताल्लुकात नहीं था। तो आप बांग्लादेश वार कवर करने चले गए? जैसा हुआ एक रोज़ जब खुलना का फॉल होने वाला था, मैं तो बांग्लादेश के ऊपर सब एडिटोरियल स्टेटमेंट लिख रहा था। खुलना देश का फॉल जब हो रहा था तब सब नहीं, ज़्यादातर लिखते थे। फॉल जब हो गया, होने का बात था, मुझे ईस्टर्न कमांड से अलर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स किया था अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री का, तो अलर्ट कर दिया था। मैं गया तो 4 बजे संपादक सो रहे थे, कौशिक किया फ़ोन में बताने के लिए, लेकिन कोई नहीं उठा, नहीं पकड़ा, तो मैं चला गया। वापस आके जब मैं आई विटनेस अकाउंट ऑफ खुलनास फॉल दिया, इस भाई हु परमिटेड टू गो। अरे एक अच्छी रिपोर्ट मिलने के बाद भी एडिटर ने मना कर दिया। हाँ, देखिए ये बात है, मैं तो कवर करता हूँ, और 4 बजे आप तो सो रहे थे शायद। नो नो नो, यू शुड हैव वेटेड, नो हार्म, एजेंसीज वुड हैव गिवन अ स्टोरी। मैं ताज्जुब बन गया ऐसे, बट सॉरी आई कांट यूज दिस। उसके बाद 2 साल मेरा कोई लेख नहीं छपा स्टेट्समैन में। मेरा मज़ा आ गया, मैं दफ्तर जाता, किताब खोल के पढ़ता, वापस आता। तो एक रोज़ सवाल कलकत्ता, मैं कलकत्ता, मेरा जन्म कलकत्ता में, मैंने बड़ा हुआ हूँ, लोग कहते थे काडेकर का लेख क्यों नहीं छप रहा है। तो इसका बाद बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में सवाल उठा, तो उसके बाद आई थिंक थिंग्स चेंज्ड। तो ये जो एडिटर का जो इंस्टीट्यूशन है वो पावरफुल रहा, या वैसे तो माना जाता है कि स्टेज पे जब ईरानी आए तो और ज़्यादा वो पावरफुल हो गए? देखिए, आपके समय में कैसा एडिटर और ईरानी ईरानी का- और मैनेजमेंट ईरानी- के रिलेशन कैसे रहे? ईरानी का पावर तो टोटल था, लेकिन मैं जब तक था उस टाइम सिवाय नानपुरिया जो एडिटर थे वो भी स्ट्रॉन्ग एडिटर थे। निहाल सिंह साहब थे, सहाय साहब थे। उसका तो मैं ऐसा, उसका तो दबा के रखना मुश्किल है ना। हाँ, मतलब वो एडिटर्स दबते नहीं थे, वो एडिटर दबते नहीं थे। ना आपका निहाल सिंह ना सहाय को दबाना मुश्किल। तो और मैं आई डोंट नो अबाउट द रिलेशनशिप, बट उसी टाइम निहाल सिंह का पावर था, सहाय का पावर था, ईरानी का थियोरिटिकली सब पावर ईरानी का था, लेकिन जब तक प्रैक्टिस में देखा ऐसा क्योंकि मैं एक चीज़ शुरुआत से मैं सोच लिया, एडिटर मैं जब तक मैं खुद एडिटर नहीं हूँ, एडिटर मैनेजमेंट का क्या मामला है उसमें जाना कोई फ़ायदा नहीं मेरे लिए। ठीक बात है। इसीलिए क्योंकि एक तो है, दूसरा चीज़ है क्या एडिटर, मैं सोच लूँगा एडिटर का इतना ताकत है, अगर कुछ गलत रिक्वेस्ट आया है वो ना कर देंगे। और उस टाइम ऐसा कुछ खास इंटरफेरेंस नहीं होता था। आनंद बाज़ार में अशोक बाबू ने कभी कुछ इंटरफेयर नहीं करते थे, वो दूसरे किस्म का इंसान थे, इतने जेंटल, इतने प्यार से बात करते लोगों के साथ, लोगों के लिए कितना करते हैं, कितना देखते अपने एम्प्लॉय को। उस अशोक बाबू के साथ कोई सवाल भी नहीं हो सकता था, इंटरफेरेंस, एरोगेंस, कोई सवाल भी नहीं, दूसरा किस्म के लोग थे। लेकिन आप स्टेटमेंट में फिर दिल्ली आ गए थे ना 73 के आसपास? 73 मई में आया, क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ था, माय फादर इन लॉ गुजर गए अक्टूबर 1972 में। मेरा मदर इन लॉ उम्र तो बहुत बढ़ गए, अकेली थी, और उनके काफ़ी आर्थराइटिस और प्रॉब्लम भी थी। तो इसीलिए मैं सोचा कलकत्ता में तो मेरा 2 भाई रहा करता था, एंड आवर फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन ए वेरी क्लोज फैमिली, जी। and I knew my brothers will take more than good care of my parents, which they did. So let me go to Delhi and look after my mother-in-law. अच्छा, तो इसीलिए मैं दिल्ली आने का प्रयास किया और ईरानी को बताया ये मामला है, क्यों ट्रांसफ़र का मालिक ईरानी था। ईरानी सब सुना, कहा ठीक है आप जाओ, तो आगे। और यहाँ से भी आप एडिट पेज के लिए काम करते रहे? नहीं, यहाँ पर मैं एडिट लिखता था, और यहाँ पर जो हुआ वो, आपके साथ कुलदीप नायर और निहाल सिंह दोनों थे? निहाल का साथ तो बहुत अच्छा रिश्ता था, जी। बराबर रिश्ता अच्छा रहा था। निहाल का साथ, निहाल जैसे जब कुलदीप नायर भी रेजिडेंट एडिटर थे तब जब आप दिल्ली आए? हाँ, कुलदीप नायर रेजिडेंट एडिटर, निहाल सिंह पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट। नहीं, निहाल सिंह हाँ, यस, पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट ही थे, पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट थे, बाद में फिर एडिटर हो गए। बाद में एडिटर बन गए। तो
इमरजेंसी का बाद ही एडिटर बने। जी। आई थिंक जुलाई और इस टाइम पर जुलाई अगस्त के बाद। इमरजेंसी की बात की, चूंकि आपका सिद्धार्थ शंकर रे से बड़ा रिश्ता था, तो जब हम Family- मैनेजमेंट की बात करते हैं, सिद्धार्थ शंकर रे से जो आपके देखिए- रिश्ते थे, देखिए, उसका क्या असर पड़ा? फैमिली रिलेशन तो बहुत ही क्लोज था। वो यूज टू कॉल माई मदर को लैनी दी, अच्छा। और मैं उसको पेट नेम में मानूदा बताते। सिद्धार्थ जी कभी नहीं कहा मानूदा। एक साथ क्रिकेट भी खेला। मैं तो कलकत्ता में क्रिकेट खेलता था, मानूदा अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छा क्रिकेट हॉकी टेनिस ब्लू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो वो मानूदा थे, सिद्धार्थ रे थे। उनका साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात था। अपने जर्नलिस्टिक रिश्ता भी रहा या जर्नलिस्टिक रिश्ता बिल्कुल नहीं कम था, रहा? क्योंकि कोई पत्रकारिता का इतने क्लोज जो आदमी है उसके साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में रिलेशन रखना ठीक नहीं। पर्सनल रिलेशन और पत्रकारिता का रिलेशन अलग रखना, क्योंकि मानूदा वॉज चीफ मिनिस्टर। लेकिन लोग ये मानते हैं ना कि जब आपको संपादक बनाया गया तो शायद सिद्धार्थ शंकर रे से आपके रिश्ते थे, इसलिए हिंदुस्तान टाइम्स ने एडिटर बनाया। एक चीज़ लोग भूल जाते हैं, क्या मैं कब एडिटर बना? नवंबर 1, 1975। जी। उसका पहले जून जुलाई में सिद्धार्थ राय के साथ संजय गांधी का बहुत बड़ा संघर्ष हो गया था। इंदिरा गांधी भी नाराज हो गए थे। तो सिद्धार्थ राय का रिकमेंडेशन कभी चल सकता उस टाइम? नहीं। मैं के बिरला का चॉइस था। अच्छा। सिंपल। के बिरला मुझे कलकत्ता का टाइम से जानते थे। अच्छा। हाँ, मैं कलकत्ता का हूँ। हाँ, चूंकि स्टेट्स में वो तो कलकत्ता ही रहते थे ज़्यादा। के मिस्टर बिरला वांटेड मी टू जॉइन एज एडिटर मच लॉन्गर, 1968 ऐसा। अच्छा, उसके बाद संतोषनाथ जी। संतोषनाथ वॉज जनरल मैनेजर स्टेट्समैन बिफोर बिकमिंग जनरल मैनेजर हिंदुस्तान टाइम्स। यस। तो संतोषनाथ जब हिंदुस्तान टाइम्स का जनरल मैनेजर बना, बोले अभी हिंदुस्तान टाइम्स में आ जाओ। अरे नहीं, अभी जॉर्ज वर्गीस है, आई शुड नॉट गो। वो नो के वांट्स यू, आई नो मे बी ही वांट्स मी, बट जब तक जॉर्ज है मैं नहीं जाऊँगा, ये ठीक नहीं रहेगा। तो ठीक है, मान लिया के। उसके बाद एक रोज़ संतोषनाथ मुझे फ़ोन किया और कहा, भाई कार्डिकर अभी तो एनसी मेनन है ना? हाँ। नहीं, मिस्टर बिरला वांट्स यू एंड ही सेज ही आई कैन अंडरस्टैंड Karlekar not wanting to replace Varghese, but I don't think he should have such hesitation in replacing NC Menon. तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई हेजिटेशन मेरा नहीं है। इफ़ द जॉब इज़ ऑफर्ड, इफ आई एम तो। लेकिन फिर मैंने सोचा, ये बता के भी हिंदुस्तान टाइम्स के बिरला जी तो संजय गांधी का काफ़ी नज़दीक है, तो मैं ज्वाइन करूँ तो क्या हो सकता। और खास करके इमरजेंसी में जो चैलेंज था जर्नलिज्म का, ये फिर संतोषनाथ को मैंने कहा, मैं सोचा अच्छा इसका बीच में ऐसा हुआ क्या, मैं गया था जब मैंने ये सब चल रहा था, ऑफ़र काउंटर ऑफ़र सोच रहा था, हमारे परिवार के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, माय फादर इन लॉज क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स का बीच में एक ICS थे। मेरा फादर इन लॉ का बाद AK राय साहब कंट्रोलर जनरल थे, AK राय का बाद ये साहब थे, ऐसे थे जी। नाम उनको मना कर दिया मुझे। तो मैं उनका पास सलाह लेने के लिए जाते थे। तो सलाह लेने के लिए तो मैंने गया, मैंने कहा, वो रामनाथ जी का भी बहुत क्लोज फ्रेंड थे जी। बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तब तक तो लेकिन आपने रामनाथ जी के यहाँ काम नहीं रामनाथ किया जी के साथ मेरा परिचय था, लेकिन काम नहीं किया था, काम नहीं स्टेट्स में किया। रहते हुए बहुत परिचय अच्छा था। अच्छा। पर्सनल रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा पर्सनल रिश्ता था रामनाथ जी का साथ। वो तो मुझे कभी कभी दामाद भी कहते थे, बिकॉज ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ माई फादर इन लॉ। अच्छा। तो ऐसा हुआ था, तो मैंने तो ही सेड व्हाट, आई सेड फर्स्ट आई सेड यस, देन आई सेड नो। अच्छा। तो इसे नो क्यों बता दिया? ऐसे नो इसीलिए बना दिया कि आज देखिए के बिरला इमरजेंसी, के बिरला नज़दीक है तो क्या होगा। बोले नो लेट मी टॉक टू। देन ही कंसल्टेड रामनाथ जी सेड नो, लेट हिम जॉइन, अच्छा, लेट हिम बी द आइज एंड ईयर्स ऑफ द अंडरग्राउंड, लेट हिम कीप अस इन्फॉर्म। तो ये जब मुझे कहा, मैंने कहा तो काफ़ी खतरनाक है। ही सेड सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड फियरिंग डेंजर? कलकत्ता में आप जो किया था वो क्या? तो मैंने कहा देखिए, कलकत्ता में जब किया था मेरा शादी नहीं हुआ था पहले, उसके बाद तो जब ये घटना घटा तब शादी हुआ, लेकिन मेरा जो एक्टिव पीरियड था 1967 to 1969 उस टाइम में शादी नहीं हुआ था मेरा।
लड़का भी नहीं हुआ था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं था। अभी एक लड़का है, बेटी का पैदा नहीं हुआ और ओल्ड मदर इन लॉ है, अभी मैं कैसे रिस्क लूँ? इसे देखो, रामनाथ जी ये सोच लिया तो तुम्हें 3 चीज़ बताने के लिए बोला। अगर तुमको कोई मार दिया तो ही विल सपोर्ट योर फैमिली जितने तक ज़रूरत हो। तुम्हारा जेल हो गया, जितना दिन तुम जेल में रहोगे उतना दिन सपोर्ट करेगा। तुम्हारा नौकरी गया, तुम्हारा नौकरी देगा। नहीं, लेकिन आप तो एडिटर बन रहे थे, उसमें ऐसा जान का खतरा क्यों था? अगर अंडरग्राउंड का आइस पता चल गया तो हाँ, अच्छा, जो मैंने वहाँ एडिटर रह करके आप थोड़ा अंडरग्राउंड एक्टिविटी में अंडरग्राउंड सहयोग करें। एक्टिविटी का आई वॉज इन रेगुलरली इन टच। ऐसा हुआ था एक रोज, हमारा भानु प्रताप शुक्ला को आप जानते हैं ना? जी, भानु जी और JB माथुर जी के पीछे पुलिस भागा, तो वो आके मेरा कमरा में बैठ गए। अच्छा, ये है 1976 में। जी, 1976 में भानु जी और ये बैठे थे, उस टाइम पुलिस आ गया, बोले धुका, वो दोनों बीजेपी का RSS का आदमी अंदर आ गया। तो मैंने कहा बस सेक्रेटरी को पूछो इतना हिम्मत कैसे हुआ? एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स का कमरा में आ गया, अब भी निकाल दो, अभी उसको खोरा निकाल जाने के लिए, नहीं तो मैं अब भी देख लूँगा। चला गया। आपका मिसेस गांधी से भी तो अच्छा रिश्ता था, इंदिरा गांधी से। हाँ हाँ, वो भी सिद्धार्थ बाबू के थ्रू था या आपके डायरेक्ट एज ए जर्नलिस्ट आप मिलते थे? इंदिरा गांधी का साथ पत्रकारिता तो कभी नहीं था हमारा। शी न्यू माई फैमिली अच्छा, एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर इन लॉ फैमिली। बट शी मस्ट बी फॉलोइंग योर राइटिंग ऑल्सो, आपकी हाँ, जो वो तो लेखन। पढ़ते थे, वो शी यूज टू रीड बांग्लादेश का बारे, वो बाद में आऊँगा जी, बिकॉज मिक्स कर दूंगा तो नैरेटिव गड़बड़ हो जाएगा। जी, तो इंदिरा जी को ऐसे जानता था, जब नेहरू जी जेल गए तब इंदिरा जी को विश्व भारती में भेज दिए थे, आपको याद है? जी, उस टाइम विश्व भारती का प्रिंसिपल जो थे अनिल कुमार चंदा, हमारा पत्नी का छोटा चाचा, फादर इन लॉ का सागा भाई, छोटा भाई। तो अनिल चंदा बाद में कांग्रेस MP थे 3-4 टर्म बोलपुर से, डिप्टी मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स थे जब नेहरू जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। सो उस ताल्लुकात से बहुत नजदीक। इंदिरा गांधी आपको जानती थी? और एक हुआ था, मेरा जो मामा है सत्यजीत रे, फिल्म डायरेक्टर, अच्छा, वो हमारा माई मदर्स फर्स्ट कजिन ओह, सुकुमार रे, सत्यजीत फादर एंड माई ग्रैंड मदर पुण्यलता चक्रवर्ती वे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वही जैसे इंदिरा गांधी से सब ताल्लुकात रिश्ता था, हुआ। हाँ, सत्यजीत राय का थ्रू से भी। तो वॉट एवर इट इज़, शी न्यू मी, शी न्यू द फैमिली। और उधर तो फादर इन लॉ का। अच्छा, और एक है नेहरू जी का साथ माई फादर इन लॉ का एक अजीब सा संपर्क था। जैसे ही एक्सपोज कृष्णा मेनन, जब डिप्टी हाई कमिश्नर थे, मेरा फादर इन लॉ मेनन हाई कमिश्नर थे, वो जीप स्कैंडल उद्घाटन किया। जब CNAG थे माई फादर इन लॉ, तभी जीप स्कैंडल का अशोक कुमार चंदा। तो लेकिन इतना रिस्पेक्ट था म्यूचुअल, कभी चिढ़ नहीं खाया। तो इंदिरा जी जब INB मिनिस्टर हुआ तब इंदिरा जी चंदा कमेटी रिपोर्ट, आपका जब जी, फर्स्ट हाँ, कमेटी चंदा, हाँ। दैट रिकमेंडेड ऑटोनॉमी फॉर दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो, उसका चेयरमैन तो मैं फादर इन लॉ थे ना, अशोक कुमार चंदा। जी, तो उसी इंदिरा गांधी ने अपॉइंट किया, और इंदिरा गांधी इफ शी हैड हर वे द रिकमेंडेशन वुड हैव बीन कैरिड आउट। सो हमारा साथ बहुत से कई रिश्ते थे। हाँ, जानता था। बांग्लादेश का लड़ाई में मैं 3-4 बहुत क्रिटिकल पीरियड के बारे अलर्ट कर दिया था। तो ऐसा नहीं क्या मानूदा का साथ, देखिए हाँ, विद्यार्थी जी जानते थे मानूदा का साथ मेरा रिश्ता है, पर्सनल टाइज है, फैमिली टाइज है। आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम एट ए पर्सनल लेवल। लेकिन एज एडिटर भी तो आप उनसे मिलने गए, इंदिरा गांधी की इंटरव्यू वगैरह भी किया आपने? नहीं नहीं, वो तो क्या, अरे रामनाथ जी एक रोज कहा, अगेन वो मुझे डायरेक्टली बात नहीं करते, वो चैनल जो बताया ना, वो चैनल से बोले अरे यू आर नॉट गेटिंग क्लोज टू इंदिरा गांधी। अच्छा, आई सेड मैं तो जानता हूँ, लेकिन क्लोज किस वजह से? मुझे, मैं तो आ नहीं कह सकता हूँ, जाके कह नहीं सकता मैं आपका क्लोज आना चाहता हूँ, इंटरव्यू करो। हाँ, जबकि आप हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर थे। इंटरव्यू करो तो क्या होगा? अच्छा, इसका पहले एक मामला हुआ था, जब ये डिस्कस करते थे हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन करने में मेरा क्या हो सकता, जब रामनाथ जी ये 3 प्रॉमिस दिया थ्रू दिस जेंटलमैन, मैंने कहा लेकिन व्हाट विल हैपन टू माय रेपुटेशन? रेपुटेशन तो बर्बाद हो जाएगा। देन ही सेड
रामनाथ जी हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दिस एंड एक चीज़ है, जॉर्ज फर्नांडिस इज एवरी डे रिस्किंग हिज लाइफ, वी आर आस्किंग यू टू रिस्क योर रेपुटेशन। अच्छा, और इसके बाद वो जब हम लोग जब पावर में आएंगे, you will be more than compensated for your loss of reputation. And to his credit, Ramnath ji did that. Murad ji did that. Charan Singh, all of them said, ye did it for us. I must say, they played very fair with me. Charan Singh कहिए, जगजीवन राम कहिए, मुराद जी कहिए, सब। जॉर्ज तो बिल्कुल। लेकिन आप अखबार में तो इसका असर ज़्यादा दिखता नहीं था कि आपके वो सब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स को तो आपने अच्छा बनाने की कोशिश की, जो कोशिश किया हम था। लोग देखिए, हम लोग उसके गवाह हैं जिस तरह से। तो प्रोफेशनल जर्नलिज्म, जी, प्रोफेशनल जर्नलिज्म को मैंने किसी इम्पैक्ट नहीं होने दिया। दूसरा थे तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का साथ अखबार में क्या जाएगा नहीं जाएगा उसका तो कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं बिल्कुल जैसे कोई पॉलिटिशियन के साथ मैं पॉलिटिकली कनेक्शन नहीं रखा, जिसका साथ पर्सनल रिश्ता था। जैसे मानूदा, उसका बारे में पॉलिटिकली कुछ नहीं लिखा, इतना नज़दीक जाके भी, इतना क्लोज कभी नहीं लिखा अबाउट सिद्धार्थ शंकर। अच्छा, इंदिरा गांधी से जैसे इंटरव्यू के अलावा भी कुछ और जिसको कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड या बात करने के मौके मिले? इंदिरा गांधी जी का साथ टिल शी फाउंड आउट दैट आई वाज विद अंडरग्राउंड। नहीं, उसके पहले तो बात करते रहे होंगे। हाँ, करते रहते थे। एक रोज मैंने कहा इमरजेंसी कब खत्म करेंगे, शी लाफ्ड, व्हाई शुड आई टेल यू। अच्छा, आपने सीधे कहा कि कब खत्म करेंगे। हाँ, देखिए मैं ऐसा ही बात करता था। शी वॉज इफ शी वॉज ए रिमार्केबल पर्सन। आई थिंक इफ शी हैड नॉट कॉल्ड फॉर द इमरजेंसी, आई थिंक इफ शी हैड 1975 में accepted the verdict and gone out, she would have come back with a huge majority and remembered in the history of the country as perhaps the greatest prime minister. लेकिन इमरजेंसी हुआ था उस टाइम, ट्रेजिडी क्या हुआ, आई कुड नॉट सपोर्ट इमरजेंसी। शी जो उसके बाद जब इंदिरा जी को पता चल गया, मैं अंडरग्राउंड का साथ था आफ्टर इमरजेंसी, आफ्टर इमरजेंसी का जब खत्म होने, देन शी कुड गेस बिफोर द एंड ऑफ द इमरजेंसी इटसेल्फ। बट देन if you remember, immediately after emergency, when Morarji government came into power, Hindustan Times under me was the only paper which defended her. She should be treated with respect. In my signed column, I said there should be no victimization, no settling of personal scores. ये मैंने साइन कॉलम 15th of April 1977, जब सब कोई कहते थे उसको गर्दान ले लो, सजा लो। तो फिर भी इंदिरा जी फॉरगिव नहीं किया। जब पता चल गया, she killed me. I thought you were loyal. You sided with underground. I said, Mrs. G, I have the greatest respect for you, but my first loyalty is to the Constitution of India. As an Indian citizen, and now you realize that emergency was something wrong. She kept quiet. But from her look, I realized that it was over. That was it. तो कार्लेकर साहब, जिस तरह से इमरजेंसी के समय या उससे पहले स्टेट्स में हिंदुस्तान टाइम्स में जो भूमिका निभाई, आगे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से उसके बाद आपने एक्सप्रेस में रोल अदा किया और जो सारे पत्रकारिता के काम हुए और दूसरे जो पत्रकारिता की चुनौती हैं, प्रेस काउंसिल हैं, एडिटर्स गिल्ड हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे, फिर हम बातचीत को आगे शुरू करेंगे। राज्यसभा टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने संपादक हिरण्मय कालेकर से। कालेकर साहब, अभी हम बात कर रहे थे जैसे इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ, इंदिरा गांधी से चाहे इतने संबंध रहे, हिंदुस्तान टाइम्स के बाद, और फिर आपको इंडियन एक्सप्रेस जाने की स्थिति आई। 5 साल से ज़्यादा आप रहे हिंदुस्तान टाइम्स में। किस तरह से आप हिंदुस्तान टाइम्स चले गए? ऐसा हुआ, इंडियन एक्सप्रेस चले गए। हाँ, क्योंकि रामनाथ जी, देखिए 30th of April 1980 मेरा लास्ट दिन था इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टाइम्स में। पहला मई से खुशवंत सिंह जी मेरा जगह ज्वाइन कर लेंगे।
मेरा याद था रामनाथ जी ने मुझे कहा हुआ था कि अगर नौकरी चला गया तो दूसरा नौकरी वो देंगे, लेकिन रामनाथ जी बहुत परेशान थे उस टाइम। रेड हो रहा था, ये हो रहा था, सरकार का पूरा ताकत उनका ऊपर उपयोग किया गया घायल करने के लिए। तो मैंने रामनाथ जी को परेशान नहीं किया। 30 तारीख अप्रैल मैं 11 बजे तक काम करता था, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया 1 मई से मैं दफ्तर एकदम बिल्कुल किसी स्थिति में नहीं आऊँगा। दूसरा चीज़ ये भी, मेरा मलेरिया था, 104 बुखार था। तो मैंने हमारा वो जो सेक्रेटरी था उसको कहा किसी को टेलीफोन मत देना, लेकिन 11 बजे करीब एक फ़ोन आ गया। आई टोल्ड सतीश, हु वाज माय सेक्रेटरी, आई टोल्ड यू सर, रामनाथ गोयनका ऑन द लाइन। सो आई पिक्ड अप, यंग मैन स्टिल इन कमांड। मैंने रामनाथ जी मिडनाइट तक, उसके बाद खुशवंत सिंह जी, हेलो, याद है मैं क्या कहा था? हाँ नहीं याद है। तो क्यों नहीं बताया? तो देखिए आप परेशान हो, मैं परेशान हूँ, किस लिए? आई रेड वेड अनप्रिंटेबल एब्यूसेस, पहले बहुत ज़बरदस्त गाली। ये कहा रामनाथ रेड से डरता? रामनाथ अपना डर के मारे अपने वायदा भूल जाता? तो कल सुबह आ जा। तो मैंने कहा रामनाथ जी बुखार हो। बोले बुखार तेरा हुआ नहीं तो किसका होगा? सारी दुनिया बदमाशी करके घूमता फिरता, बुखार को तू हुआ है, तेरे बुखार को तेरे बुखार नहीं हुआ है। तो कहा अच्छा जब ठीक हो जाएगा यू कम हियर, वील डील विद द मैटर। तो ठीक हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर आया, बिकॉज ही सेड ही विल गिव मी मोर और लेस द सेम टर्म्स। दिखाया, अरे मैं जितने गाथा तेरे को सोचा उससे भी तू। मैंने क्यों? क्लॉज देखा, सीवेरेंस क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होने का पहले तेरा नौकरी गया तो 6 महीना बाड़ी गाड़ी तनख्वाह सब कुछ देना पड़ेगा तेरे को। हाँ, तो क्या करना है? 6 महीना मौज कर। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स का पैसा से मौज कर, गाड़ी चला, ड्राइवर रख, सब कुछ। उसके बाद अभी मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे देता हूँ, यू जॉइन अस फ्रॉम 1 नवंबर। आई एम गिविंग यू अपॉइंटमेंट लेटर राइट नाउ सो दैट यू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। तो वही अपॉइंटमेंट तो लेटर आपका टर्म खत्म नहीं हुआ था और आपने 6 महीना पहले खत्म कर दिया था, बिकॉज मिस्टर बिरला, देखिए मैं जब हिंदुस्तान टाइम्स में संपादक हुआ था सर्कुलेशन था 1,74,000, मैं जब छोड़ा 2,92,000। ये तो बिरला जी को भी तो समझ में आया था ना क्या। ही वॉज नॉट वॉन्टिंग मी टू गो बट ही वॉज फोर्स टू लेट मी गो। उनका कोई चारा नहीं था। ऐसा ही आई हैड नो प्रॉब्लम, बिकॉज इवन आफ्टर आई लेफ्ट हिंदुस्तान टाइम्स I had stayed on in that building for 6 months, and Birla ji didn't charge a single pice of rent from me. देने क्या बोले भूल जाओ। So I have no complaint against KK Birla. But the point is, in fact, I feel guilty that I उसको नहीं बताया मैं इमरजेंसी का टाइम में मेरा रोल अंडरग्राउंड के साथ था। तो anyway अगर बताता रहता तो मैं मुश्किल में गिर जाता। Anyway छोड़ दीजिए। तो I joined। 6 महीना कुछ नहीं हुआ, अजीब चीज़ सब होने शुरू किया। हमारे जो थोड़ा मित्र, इतना नज़दीक का मित्र नहीं थे, उसमें कोई कहने लगा रही उसको क्या अभी ख़त्म हो गया, पत्रकारिता अभी कहीं नहीं मिलेगा। और लोग सुना क्या संजय गांधी नाराज़ है उसीलिए मेरा नौकरी चला गया। तो ऐसा भी लोग थे हमारा साथ पब्लिक में दिखाई गया तो डरते थे क्या होगा उसका। खान मार्केट में गया, बहुत पुराने एक मित्र IAS में थे, वो देखा डर के हमारे दूसरा फुटपाथ में चले गया। तो ये सब देखा। तो इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, साइंड आर्टिकल मिला, निकला, और वहाँ मिस्टर कार्डेकर हैज ज्वाइंड अस एज रेजिडेंट एडिटर। बस, अरे भाई कहाँ थे? दोस्तों को भूल गए, सबको याद आ गया। हाँ, अरे भाई 6 महीना हो गया, एक बार फ़ोन भी नहीं किया। So I said, aggression is the best form of defense. You knew you thought I was without a job. और भी तो मुझे मदद करना चाहिए। I was waiting for a call from all of you. चुप हो गए। एक आदमी मुझे, I never forget one thing. जिस रोज़ मेरा हिंदुस्तान टाइम्स का से 1 मई खुशवंत ज्वाइन किया, at 6 AM in the morning, there was a call from Advani ji. Karlekar, what can I do for you? You tell me, I will do it.
थोड़ी देर बाद भूपेश गुप्ता जी का फ़ोन आ गया, कार्लेकर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देन जॉर्ज तो करेगा ये ही। क्रेडिबिलिटी एक जो पत्रकारिता में आपकी रही उसका एक लाभ कहना चाहिए। जॉर्ज भी फ़ोन किया, क्योंकि जॉर्ज इमीडिएटली फ़ोन किया एट व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इफ़ यू वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स द डोर इज़ ओपन। तो मैंने कहा नहीं, बिकॉज आई टोल्ड जॉर्ज दैट आई हैव गॉट दिस ऑफर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, आई टेक इट अप। जो एडिटर का इंस्टीट्यूशन है, कार्लेकर जी जैसे निखिल चक्रवर्ती रहे, अजीत भट्टाचार्य जी भी थे, बीजी वर्गीस रहे, आपने तो सब लोगों के साथ काम किया, मुरगांवकर, एच.के. दुआ। तो एडिटर ने कैसे मैनेजमेंट का, जैसे आपने कहा ना बिरला, गोयनका, टाटा भी ट्रस्टी था, स्टेट्समैन भी, ईरानी, उन लोगों के साथ मैनेजमेंट के साथ एडिटर ने अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे बचाया? देखिए, हमारा टाइम में मैनेजमेंट का इंटरफियरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता था, क्योंकि पॉलिटिक्स इतना कॉन्फ्रंटेशनल नहीं था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उसका टाइम आउट तो कोई कॉन्फ्रंटेशन का सवाल नहीं उठा। तो मैनेजमेंट अगर आप नेहरू जी का खिलाफ लिखेंगे, लिखने का ज़्यादा, एक्सेप्ट चाइनीज़ एग्रेशन, ज़्यादा गलती भी कुछ नहीं की थी। यू कैन डिफर विथ हिम ऑन आइडियोलॉजी, बट यू कुड नेवर कॉल नेहरू करप्ट, यू कुड नेवर कॉल नेहरू इविल माइंडेड। नहीं, बट इंदिरा गांधी के टाइम और उसके बाद जो सरकारें आई उसमें तो फिर देखिए, इंदिरा गांधी वॉज ए मच मोर, उस टाइम पॉलिटिक्स कॉन्फ्रंटेशनल हो गया। कब शुरू हुआ? जब सिंडिकेट और इंडिकेट का बीच में फ़र्क आ गया। जब संजीव रेड्डी को इनको प्रेसिडेंट चुना, कैंडिडेट चुना, और इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, गिरी को चुना। उस निर्वाचन जो हुआ उस टाइम से भारत का राजनीति में एक दूसरा असर हो गया। तो उसका मीडिया पर कैसे असर पड़ा? मैंने जो अखबारों देखिए, पर- मीडिया में जैसे भाई गोयनका के भी संबंध इंदिरा गांधी से थे, फिरोज गांधी को तो उन्होंने जॉब ही दिया था, बिरला जी के संबंध थे, देखिए, टाटा वाज आल्सो वेरी क्लोज टू इंदिरा इनका गांधी। बीच में क्या हुआ कोई नहीं जानते, बट इंदिरा जी एक्शंस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। जैसे बैंक नेशनलाइजेशन, एक इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन, जैसे कोल नेशनलाइजेशन हो, ये जो है, उसके बाद डिफीटिंग संजीवा रेड्डी, कांग्रेस स्प्लिट। उसमें तो ज़्यादातर अखबारों ने उनको सपोर्ट ही किया। कौन? ज़्यादातर जो उस समय जो मीडिया था, अखबार थे, प्रेस ने तो उनको सपोर्ट ही किया था इंदिरा गांधी को काफ़ी हद तक। स्टेट्समैन नहीं किया। स्टेट्समैन तो एकदम जंग के मैदान में कूद पड़ा। राजेंद्र हमारा वो राजेंद्र वो, अरे हमारा दोस्त, नाम भूल जा रहा हूँ इस उम्र पर, कार्टूनिस्ट अच्छा, राजेंद्र पुरी जी, some of the greatest cartoons, political cartoons I have seen was by him, Puri, during that period. And इंदिरा गांधी को तो एकदम डाउन कर दिया कार्टून में। सो स्टेट्समैन खिलाफ था, आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप इन बिटवीन था, इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया मेरा ख्याल तो सपोर्ट किया। हिंदुस्तान टाइम्स मुलगांवकर गाली देता, ये करता। हिंदुस्तान टाइम्स का अनडिफाइंड पोजीशन था। वर्गीस आके कॉन्फ्रंटेशन हो गया। वर्गीस इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त कैंपेन शुरू किया, सिक्किम का ऑक्यूपेशन का बारे, इसका बारे, उसका बारे। उनको हटना ही पड़ा, इसीलिए उसको हटना पड़ा। अच्छा, तो मतलब इन सब एडिटर्स ने एक तरह से कन्फ्रंट भी किया पॉलिटिकल सिस्टम से भी और मैनेजमेंट से भी, जब ज़रूरत हुई, चाहे नौकरी चली जाए लेकिन हम लोग अपना काम करेंगे। एक चीज़, एक संपादक का बहुत इज्जत मिलता, सोसाइटी में बहुत आपका एक पोजीशन बनता, उसका साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता। जिस रोज़ उसको मालूम हो गया मैं अपने विवेक के अनुसार इस पेपर नहीं चला सकता हूँ, मालिक मुझे ऐसा कुछ काम करने, ऐसा कुछ लाइन नहीं ले लिए कह रहा है जो मैं इन माई कॉन्शियंस नहीं कर सकता हूँ, उस टाइम मालिक को ये बताना, मालिक नहीं सुना तो इस्तीफ़ा दे के चला जाना, उसका नतीजा जो हो। ये आपको जान के एडिटर का नौकरी लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट आई मे बी रिक्वायर्ड टू लीव दिस जॉब। मेरा बहुत बड़ा सुविधा था, माई जॉब मैंने ज्वाइन किया, माई वाइफ यूज्ड टू टीच इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, माई वाइफ हैड ऑलवेज एन एकेडमिक जॉब, सो आई न्यू that I will never be on the streets. Second, I had a family house in Calcutta, and at worst I could come and live here.
सो मेरा कोई उसी का रहने का भी प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, लेकिन आपके जैसे जिन लोगों के नाम आपने लिए, चाहे बीजी वर्गीस हो, निखिल चक्रवर्ती हो, ये सब या जो देखिए, लोग रहे, they were कई ये people- सबको ये डर नहीं था, मैंने नहीं, चाहे नहीं, देखिए, खैर आपका तो सिक्योर लाइफ दे मतलब फैमिली की दृष्टि ऑल से ऑफ ठीक देम, था। जैसे बीजी वर्गीस भी, कोई ऐसा कोई सड़क में बैठने नहीं का आया सवाल किसी का नहीं था। नहीं, जो काबिल हैं उसको काम मिलता रहा या उन्होंने अपने बिल्कुल, कॉन्फिडेंस रखा। लेकिन इट्स ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, Yes. इट्स ए मैटर ऑफ मॉरलिटी। जैसे वर्गीस को कही है, निखिल दा तो सबसे ऊपर मैं निखिल चक्रवर्ती को रखूँगा, उसके बाद वर्गीस को देखिए, अजीत बाबू को देखिए, अजीत भट्टाचार्य, ये जैसे लोग, मुलगांवकर को देखिए, हिंदी में राजेंद्र माथुर थे, राजेंद्र माथुर जी को देखिए, गिरिलाल जी को देखिए, और फ्रैंक मोराज जी को देखिए। ये श्यामलाल भी ये कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स से मिलता ही नहीं हूँ। नहीं, श्यामलाल तो एक दूसरा जगत के लोग थे। He was not an editor in the classical sense. He was more an intellectual who happened to be an editor. यस, Then an editor who he kept बड़े बुरा पॉलिटिशियन से बिल्कुल वास्ता ही नहीं था। वो सबको कहते हैं भाई तुम देखो, मुझे छोड़ दो, यू रन द पेपर, यू रन। श्यामलाल एक दूसरा जगत के लोग थे। गिरिलाल जैन वाज विद हिम। गिरिलाल और श्यामलाल का बीच में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, बहुत क्लोज थे दोनों। वो टीम वो जबरदस्त टीम था, और श्यामलाल को तो हम सब बहुत मानते। आपने निखिल दा का जिक्र किया, तो निखिल चक्रवर्ती ने आपको एडिटर्स गिल्ड में भी एक बड़ी भूमिका उनकी थी, गिल्ड भी बना इमरजेंसी के बाद। तो एडिटर्स गिल्ड और प्रेस काउंसिल, जो कोड ऑफ एथिक्स की बात हम करते रहे हैं, उस पर कैसे आपको लगता है कि वो आज के समय में बहुत, जो कि और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, देखिए, हाउ यू फील कि जो हमारा ट्रेडिशन है वो कोड ऑफ एथिक्स एक तरफ सरकार लागू करे, स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर हो, कोड ऑफ एथिक्स अगर होना चाहिए तो एडिटर्स बॉडी से ही होना चाहिए, अब प्रेस काउंसिल से ही होना चाहिए, सरकार से नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप कोर्ट से करेंगे क्या? कोर्ट कोई मानेगा? जहाँ ऐसा अखबार है जो उसका खिलाफ एडिटर, वो जो प्रेस काउंसिल का राय गया है, वो राय छापता नहीं, तो वो अखबार क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट मानेगा? तो ये बड़ा क्राइसिस है कि कोई मानता नहीं है। बहुत बड़ा क्राइसिस है, पेड न्यूज़ का क्राइसिस है। अभी कोड कोई नहीं है, अभी क्या कहूँ मैं। नहीं, लेकिन चूंकि आपने चूंकि बड़े संपादकों के साथ एक पूरा अभियान चलाया, हम लोग एडिटर्स गिल्ड की तरफ से बार बार कोशिश हुई, लेकिन इसके लिए क्या रास्ता आपको लगता है टू इम्प्लीमेंट कोड ऑफ एथिक्स? देखिए, एक तो सबसे बड़ा ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, ऐसा नहीं है कि कोड ऑफ एथिक्स सोचते भी रूपर्ट मर्डॉक कौन कोड ऑफ एथिक्स मानते थे। सबसे बड़ा चीज़ है प्रोप्राइटर्स कैरेक्टर बदल गए। आनंद बाजार में थोड़ा सही है, अशोक बाबू का बाद अभी सरकार, ये दोनों अपना परंपरा मेंटेन कर रहा है, कोई सवाल नहीं है, उसका एक अलग एटमॉस्फेयर है। लेकिन एडिटर्स पर भी तो ज़रूरी है, जो कई चीज़ों में तो मैनेजमेंट भी नहीं कहता। जैसे मैं कहता हूँ, सबसे ज़रूरी मालिकों को समझना पड़ेगा कि हमारा ये लिमिट है, एक अखबार को ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, ये करना हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन वो कितने एडिटर प्रोप्राइटर मानने के लिए तैयार हैं? रामनाथ जी एक चीज़ कहा था, इंडियन एक्सप्रेस इज़ नॉट माई बिजनेस प्रपोजिशन। मैं एक लोटा हाथ लेके आया हूँ, लोटा हाथ निकल जाऊंगा, लेकिन आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। मैं आपको सच कह सकता हूँ, 14 साल में इंडियन एक्सप्रेस में था, एक रोज़ कभी रामनाथ जी से कोई निर्देश नहीं आया ऐसा करो वैसा करो, एक निर्देश नहीं आया। 2 महीने काफ़ी स्टोरी किया जिससे उनका नुकसान पहुंचा। अच्छा, एक बार मुझे कहा नहीं ये स्टोरी क्यों किया। क्या टाटास पर कोई स्टोरी? टाटास पर एक स्टोरी किया था, टाटा क्विट प्रो कोटो अंतुले। उसी रोज़ जामशेद भावा ने रिंग अप किया, उनके साथ बातचीत भी हुआ, एक कॉन्ट्रडिक्शन दिया, मैंने छापा, उसके ऊपर मेरा कमेंट भी छापा। तो उसके बाद टाटा विज्ञापन बंद हो गया। उसके बाद सुना टाटा ये सुना, क्योंकि मैं तो अंदर का बात नहीं जानता, और ये भी सुना टाटा इंडियन एक्सप्रेस कॉपी लेने के लिए के कॉपी लेना बंद कर दिया सब एस्टेब्लिशमेंट में। सच झूठ में जानता हूँ, सुना हूँ, लेकिन एक रोज़ भी रामनाथ जी से ये बात सुनने नहीं पड़ा। रामनाथ जी
क्या एक दफ़े मैं वो टाटा स्टोरी के बाद बताता हूँ, देयर आर सर्टन टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो मैं रामनाथ जी को कंसल्ट किया, नोइंग फुल वेल ही विल नेवर स्टॉप दैट स्टोरी। ये भरोसा था उसी उनको लिए। बता करके किया। हाँ, रामनाथ जी ये है, ये समझा दीजिए, ये एफएसए का जो एस्टीमेट है ये सही है, क्योंकि ही वॉज ए मास्टर। एफएसए बिल्डिंग क्या है उसमें उनका जितना दिमाग चलता किसी का और नहीं चलता, और हमारा साथ वही रिश्ता था। तो देख के कहा ये नहीं, तेरा हिसाब में गड़बड़ है, ये होना चाहिए, एंड करेक्टेड, इमीडिएटली करेक्टेड, मैं नहीं कैरी इट। ही नेवर सेड डोंट कैरी दिस, because I knew he would never say, that's why I consulted him. He never ever asked us, बताते ये लिखो ये मत लिखो, certainly not with me, I don't know about others, but certainly मेरा एक दफ़े ऐसा मामला नहीं हुआ जहाँ रामनाथ जी कोई निर्देश दिया। रामनाथ जी एडवाइस देते थे, but it was free, we are free to take that advice or not to take that advice। दूसरा किस्म का मालिक थे, जैसे अशोक सरकार साहब ने एक किस्म के मालिक थे, बहुत ही बड़े माप का मालिक थे। रामनाथ जी भी बहुत बड़े माप का मालिक लेकिन थोड़ा दूसरा टेम्परामेंट अलग था। लेकिन एक बात आप मानेंगे कलिंगर जी कि जो जैसे आपने कहा आनंद बाजार पत्रिका, मलयालम मनोरमा या मराठी के अखबार, तो ऐसे जो हमारे भारतीय भाषाओं के अखबार थे, क्योंकि दिल्ली ही तो भारत नहीं है, इंडिया नहीं है, ये ठीक है कि ये डोमिनेट करता है, नेशनल मैसेज देता है, खिचड़ी है। तो उन अखबारों ने ज़रूर अपने काफ़ी हद तक अपनी पत्रकारिता को ज़्यादा अच्छा बनाया, सोसाइटी के लिए कहना चाहिए, ऐसा लगता है कि नहीं? देखिए, आनंद बाजार पत्रिका was initially, I think it's still now, the largest circulated newspaper in any language। इसका क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म एकदम बहुत ऊपर था। अभी मैं इतना ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उसी तरह मराठी में या तमिल में, मलयालम में जो ऐसे अखबार है जिनके सर्कुलेशन भी ज़्यादा थे। अभी लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो है ना, दे आर मच मोर इंटरेस्टिंग दैट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, क्योंकि देखिए ना, ये अपना कल्चर के साथ इनका नाड़ी का योग है, हाँ, खून का योग है। दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग, दे नो व्हाट इज़ व्हाट, दे हैव द ईयर्स क्लोज टू द ग्राउंड। अंग्रेज़ी अखबार में जो हो रहा है, हम थोड़ा ज़मीन से हट के आया, ज़मीन के ये जो मुझे बहुत दुखी करता, हमारा देश में जो अंग्रेज़ी पत्रकारिता करते हैं उसमें एक बड़े अंश के लोग अपने मातृभाषा में लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते जी, हाँ, तो ज़मीन से कटे हुए का हाँ, अगर अपने मातृभाषा भूल गए, मैंने पहले आपको कहा था मेरा गर्व है वह मैं अंग्रेज़ी से अच्छा बांग्ला लिखता हूँ। आपने तो उपन्यास भी लिखे? 2 उपन्यास लिखा हूँ, 2 उपन्यास। हाँ, वो किस समय लिखे, जब आप एक काम करते हुए लिखे या नहीं, जब एक छुट्टी आपकी? 93 में लिखा, 94 में छापा, भविष्यते अतीत, बियॉन्ड द फ्यूचर। दूसरा लिखा 95 में छपा। दोनों बांग्ला में लिखे, इंग्लिश में नहीं? दो बांग्ला। जब मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, मैं देखा अंग्रेज़ी में लेख नहीं आ रहा है, बांग्ला में, और बांग्ला में मेरा लिखने में कोई मुश्किल नहीं। अभी भी 2 साल पहले मैंने विश्व भारती में गया, मेरा पत्नी जी विजिटिंग प्रोफेसर थे, तो वहाँ मेन बुक शॉप में गया। मेन बुक शॉप जो था वहाँ देखा, फर्स्ट जो बुक केस जो है एकदम रास्ता का ऊपर, माई ग्रैंड मदर जिसका डेथ हो गया 1974 में, पुण्यलता चक्रवर्ती, उनका किताब छेलेवेला दिन गुली, चाइल्डहुड डेज। इट्स ए लैंडमार्क बुक इन बंगाली। तो ये जब देखा तब मैंने कहा हमारे जो परिवार का जो इनहेरिटेंस है, कल्चरल इनहेरिटेंस, वो अपनी भाषा में ये बांग्ला का है, अंग्रेज़ी का नहीं है। माई मदर स्टूड फर्स्ट इन बंगाली in MA। शी डिड हर BA ऑनर्स इन इंग्लिश। चिकन पॉक्स हुआ था, 2nd क्लास मिला था, नाराज़ होकर बांग्ला में MA किए, रिकॉर्ड मार्क्स मिला 70%। उसके बहुत साल पहले नारायण गांगोपाध्याय द फेमस राइटर गॉट मोर देन हर। उसके और भी बाद शिशिर दास जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, टैगोर प्रोफेसर, वो दोनों से ज़्यादा। लेकिन आपने बांग्लादेश पर भी आपने किताब लिखी? हाँ, वो तो अंग्रेजी में लिखा, अंग्रेजी में किया। उपन्यास एक बांग्लादेश का ऊपर। अच्छा, उपन्यास मेहरुन्निसा, ये जो बांग्लादेश का लड़ाई, एक बांग्लादेश का, उसका आधार पर एक लिखा हुआ है। लेकिन इंग्लिश वाली पुस्तक तो आपने जो विस्थापित रिफ्यूजीज और सारे नहीं, ये लिखा एक तो है बांग्लादेश द नेक्स्ट अफगानिस्तान, राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बांग्लादेश,
दूसरा सैवेज ह्यूमंस एंड स्ट्रे डॉग्स, वो तो हम सड़क के कुत्ता को जो करते हैं उसका आधार में इंसान को हिंसता का वो छवि वो उद्घाटित किया। लेकिन वो तो उपन्यास नहीं है, वो उपन्यास अपने आप नहीं, एक सोशल थियोरिटिकल, एक सोशल थीम है। हाँ। जहाँ उसके बाद एंड गेम इन अफगानिस्तान। तो अभी जो ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा उसके बाद 2-4 प्लान है। वेदर लेकिन आप पायनियर के लिए भी बराबर एक कॉलम लिखता हूँ, आज भी तो मेरा कॉलम निकला एडिटोरियल पेज में। मतलब आपका जर्नलिज्म और साहित्य दोनों काम बराबर चल रहा है चल रहा है और चलता रहेगा। पत्रकार तस्वीर, हाँ फोटोग्राफी, हाँ उसके बारे में बताएं। फोटोग्राफी आप क्या अभी ये फोटो पहाड़ों पर जाकर के भी आप फोटोग्राफी करते सब हैं? जगह। ये देखिए ना, हमारे यहाँ पर ये हमारा घर से लिया हुआ है। वो तस्वीर जो देख रहे हैं वो हमारा घर से लिया हुआ है। तो फोटोग्राफी कब से कर रहे हैं आप? 1984 से 1984 से। लेकिन उस पहले से तो इंटरेस्ट था, लेकिन 1984 में मेरा पत्नी का भांजा मुझे एक ये कैमरा दिया, कैनन A1। तब से शुरू किया, कैनन A1 चला। उसके बाद लिया और एक उसका जो भाई और एक भांजा पेंटेक्स P5 दिया। देन आई बॉट माई ओन नाइकॉन। कौन सा? और उस नाइकॉन FM10, उसके बाद नाइकॉन FM3A। अच्छा, तो मतलब फोटोग्राफी पूरा आपने पूरा। और मेरा लेंस पेंस भी है, 1.8 का लेंस है। उसके बाद एक 200 का जूम है। लेकिन ये क्या सीक्रेट आपका है कि आप इस मैंने आपकी उम्र, वैसे तो आप अभी भी वैसे ही यंग लगते हैं। बात तो 77 पहुँच गया जी, ना। तो 77 में भी आप अपने को एक्टिव रखने में क्या आप योगा करते हैं, पहाड़ों पर भी जाते हैं? एक तो कुंडलिनी योग करता हूँ। अच्छा। दूसरा चीज़ देखिए, किसी को बुरा ही नहीं सोचना, खुश रहना। अगर आप सोचेगा उसको ये मिला मुझे ये नहीं मिला, उसको ये मिला मुझे नहीं मिला, इसमें मुश्किल हो जाएगा। किसी का अगर मैंने सोचा ये आदमी मुझसे देखा ठीक से नहीं देखा, एक तो आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका अहंकार हो जाएगा एक तो आदमी से दूर आ जाएगा। दूसरा चीज़ होगा, अरे मैं जा रहा था देखा नहीं, मुझसे बात नहीं किया, अरे इतना बड़ा हो गया वो मुझे नमस्कार नहीं किया, ये आपको खा जाएगा। सो आपको बहुत बड़ा मैं नहीं समझता। ठीक है, आराम से रहो, खुश रहो, एक, और अपना काम करते रहो। दूसरा चीज़ है आपका एम्बिशन क्या है। दुनिया में आधा एम्बिशन आप मिलेगा नहीं मिलेगा आपका हाथ में नहीं है। आप एक कागज़ का संपादक होंगे, संपादक बन के रहेंगे, आपका हाथ में नहीं है। आप पत्रकारिता करके कोई MP नॉमिनेट हो गया, ये भी आपका हाथ में नहीं है। सो आई हैव फ्रॉम द बिगिनिंग रियलाइज्ड नॉट टू हैव दिस एम्बिशंस। एम्बिशंस मेरा क्या है? टू हैव ए वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ। ये मेरा है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट शुरुआत से, इन माई पेरेंट्स, इन माई ब्रदर्स, अभी इन माई वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। आई हैव बीन very very fortunate. And journalism and writing, जो in असली है journalism writing, I have been writing what I want. Whether these are good, bad or indifferent, people will judge. I don't want to judge. एक और क्या, और एक है, देखिए, एम्बिशन से दूर रहना, अहंकार से दूर रहना, आराम से रहना, बिजी रहना। मैं जैसे तस्वीर, किसी का पावर में नहीं है कि मेरा तस्वीर लेना बंद कर देगा। ठीक बात। जब तक मैं हूँ, मेरा कैमरा है, पहाड़ है, शहर है, मैं जहाँ मर्जी जाके तस्वीर लूँगा, कोई रुकने वाला नहीं है। लिखने में भी मेरा रुकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तीसरा चीज़ है, फॉर्चुनेटली आई हैव नो प्रॉब्लम गेटिंग माई सेल्फ पब्लिश्ड, कि ना किताब का ना जर्नलिज्म का। सो व्हाट डू आई नीड? मुझे और क्या चाहिए? एट द एज ऑफ 77 आई वांट टू बी हैप्पी। चलिए कालेकर साहब, आपने जो बात कही ये बहुत ही अच्छी बात है। पत्रकारिता, लेखन और साथ में परिवार और अपनी प्रतिष्ठा, पत्रकारिता की प्रतिष्ठा, फर्स्ट आप इसको बनाए रखें। फर्स्ट लॉयल्टी जो सबसे मेरा जो ये जो देख रहे हैं, इसका कारण है मेरा परिवार का प्यार। तो हम लोग आपको शुभकामना देते हैं। मेरा पत्नी जैसे हमें देखभाल करते, बच्चे जैसे देखभाल करते, कोई जवाब नहीं। चलिए बहुत अच्छा लगा कालेकर साहब,
आपसे बात करके, और हम समझते हैं कि आपसे भी पत्रकारिता बात में बहुत कुछ याद आ गया। पत्रकारिता में एक नया अध्याय हमेशा लिखा है, और हम शुभकामना देते हुए कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। और आपके साथ आपका बहुत आलोक जी, धन्यवाद। तो मेरा रिश्ता आज का नहीं है, 75 से। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा, आपका। हाँ। सो हम कार्यक्रम में यही विराम लेते हैं, अगली बार फिर एक और नए संपादक के साथ बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।